स्टार्ट करते हैं कहानी को। आज करवाएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज करवाएंगे। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या होती हैं? वो बॉडीज जिनको खुद कॉन्स्टिट्यूशन ने क्रिएट करा है, जिनको खुद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने क्रिएट किया है, जिसका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लाइक दीज आर द बॉडीज विच आर क्रिएटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फॉर एग्जाम्पल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 324 में, आर्टिकल में नाम होगा ना जो कॉन्स्टिट्यूशन में, तो है ना। आपका कैग आर्टिकल 148, आपका फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280। ठीक है, ऐसे बहुत सारी बॉडीज वो बॉडीज जो कि खुद खुद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने क्रिएट करी है, जिनकी पावर्स अथॉरिटी वो कहां से ड्राइव कर रही है? कॉन्स्टिट्यूशन से। उन बॉडीज को क्या बोलेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। अब क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इज द हाईएस्ट लॉ ऑफ लैंड, सो इनकी पावर और सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, दे हैव मोर पावर्स, दे हैव मोर एलिजिबिलिटी। अगर दो बॉडी है, दोनों का सेम काम है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल और एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल की पहले सुनी जाएगी। ठीक है, क्योंकि इट इज मेड बाय द हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड। ठीक है भाई। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज या फिर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो बॉडीज होती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं बनी होती है, पहली चीज। अब ये दो तरह की होती है, एक तो होती है स्टैट्यूटरी बॉडी, एक होती है एग्जीक्यूटिव बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी वो होती है जिसे लॉ बनाता है। ठीक है, बाय लॉ, कोई भी लॉ, चाहे वो पार्लियामेंट बनाए चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर बनाए। समझा रही कहानी? किसी भी लॉ से बन रही है तो वो भैया स्टैट्यूटरी बॉडी कहलाएगी। ठीक है, जैसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट से क्या बना है? नेशनल राइट टू आरटीआई एक्ट से क्या बना है? लोकपाल भी, बिल्कुल लोकपाल भी है। लोकपाल एक्ट से वो बना है। लोकपाल, जो लोकपाल है आपका, वो लोकपाल एक्ट से बना है। ठीक है, तो ये जो बॉडीज हैं ये लॉ से बनी है। ठीक है, तो दे आर द बेसिकली स्टैट्यूटरी बॉडीज। ठीक है, इंफॉर्मेशन कमीशन, जो इंफॉर्मेशन कमीशन होता है, ठीक है, आरटीआई एक्ट से बना है इंफॉर्मेशन कमीशन। आप किसी भी सरकारी महकमे में जाके उससे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ठीक है, आपकी एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या होती है? जो ऑर्डर से बनी होती है, ना किसी लॉ से एग्जीक्यूटिव ने ऑर्डर दिया कि बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे पहले जो था प्लानिंग कमीशन जो था वो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, और ये क्योंकि ऑर्डर से बना था, ऑर्डर बाय एग्जीक्यूटिव, यानी प्रेसिडेंट ने दिया होगा, प्रेसिडेंट साहब ने ऑर्डर दिया होगा। ठीक है, जो सरकार के ऑर्डर से बनता है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनता है, उन्हें एग्जीक्यूटिव बॉडी कहते हैं। समझ आ रही थी इसी बात? जैसे कि यूआईडीएआई जो आधार वाला सिस्टम है, ये भी ऑर्डर से बनाया गया है। ओके, सो दिस इज समथिंग, दीज बोथ आर कॉल्ड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, बट दे आर टू टाइप, एक स्टैट्यूटरी होती है और एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है। समझ आ रही थी इसी बात? ये कहानी है। आज हम डील करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से। समझ आ रही है? वो सारी ये इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ऑब्वियस है ये कॉन्स्टिट्यूशन बनी है और इन पे बहुत बार क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन इन पे भी आते हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। वी विल डील विद दिस, यू विल डील विद दिस। ठीक है, तरीका पता लग जाएगा, इन ये सारी जब करेंगे उससे पता लग जाएगा। ठीक है, लिखना शुरू करो, हेडिंग डालो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, लिख लो इसको, है ना, ये क्लास में लिख लो। दे ड्राइव देयर अथॉरिटी, दे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में लिखवा रहा हूं। दे ड्राइव देयर अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। They have considerable mentions in the constitution. They have considerable mention in the constitution. Example, finance commission, article 280. Example, finance commission, article 280. CAG, article 148. Attorney General of India, article 76. इलेक्शन कमीशन, आर्टिकल 324 एटसेट्रा, बहुत है। ठीक है,
जो भी बॉडी आर्टिकल से बनी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो भैया कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी कहलाई, कोई भी हो। आर्टिकल से जो बनाई वैसे नहीं बना सकते। पावर दी है उसको, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाया है, ज्यादा पावर दी है, जस्टिसेबल बना दिया, ये होगी ही होगी, हटा नहीं सकते उसको। हटाने के लिए लॉ नहीं काटना पड़ेगा आपको, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना पड़ेगा, ठीक है। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, लिखो हेडिंग, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। They are of two types. Number one, statutory body. लिख ले स्टैट्यूटरी बॉडी, इसमें लिखो दे आर क्रिएटेड बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। एग्जाम्पल, इंफॉर्मेशन कमीशन, NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, लोकपाल, CBI, CVC है ना, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जितने भी ये सब एक्ट से बनी है। जो भी अपनी पावर अथॉरिटी किसी एक्ट से निकालती है, किसी भी एक्ट, ओके, तो वो क्या है आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी। हाँ भाई, कैसे लेट तुम कैसे, ओए हाउ 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 बाहर। अरे भैया लेट हो गया आज। क्यों लेट हो गए? रास्ते में भैया ट्रैफिक था, क्या करते हैं। जल्दी बार, दोनों बार। सच में ट्रैफिक था, मजाक थोड़ी कर रहा हूं। तुम्हारे कौन सा ट्रैफिक था? इसके रूम पे लेट क्यों निकले? लेट नहीं निकले, टाइम भी थे। कितने बजे? मायापुरी में क्या वीडियो रखी थी? आधा घंटे थोड़ी लगने लगी, 350 में। बैठो। मायापुरी पे लोग झंडे वंडे लेके खड़े थे। क्या लिखवाया? एग्जीक्यूटिव बॉडी लिखो, एग्जीक्यूटिव बॉडी। एग्जीक्यूटिव बॉडी, इट इज क्रिएटेड बाय द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, it is created by the executive order, that is order of Ministry of Union or the state। वायर के ऊपर तो नहीं है? Order of the Ministry of the Union or the state। Example, Planning Commission, UIDAI, आधार कार्ड वाला, एटसेट्रा। अब नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, पेज छोड़ दो, आधा पेज लगभग, ठीक है, नए पेज से शुरू करो। तो अब ये करवाएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। समझ आ रही है? समझ आ रहा है ना आपको? वर्ड समझ आ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या है, कहानी क्या नहीं है? स्टेट भी बना सकता है मतलब। हाँ, यस यस यस, बहुत। स्टेट, अच्छा स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कैसे बनाएगा? कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी तो ना आपके सेंटर बना सकता ना स्टेट बना सकता, वो तो खुद कॉन्स्टिट्यूशन में है। समझ रहे हो? खुद कॉन्स्टिट्यूशन में है वो तो। स्टैट्यूटरी बॉडी और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से वो दो नीचे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इनको स्टेट भी बना सकता है, ठीक है, यूपी की नॉर्मल बना सकते हैं लोग, बट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो खुद कॉन्स्टिट्यूशन में है, ठीक है। उनका जिक्र किसी आर्टिकल से पावर ले रहे हैं वो लोग, ठीक है। जैसे CBI है, वो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से पावर लेती है, ओके। आपकी ये जो NIA है वो NIA एक्ट से लेती है, टेररिस्ट एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, यहाँ से पावर उठाते हैं लोग। ये जो आपका इन्फॉर्मेशन कमीशन है वो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट से पावर उठाता है। ह्यूमन राइट कमीशन ह्यूमन राइट एक्ट से पावर उठाता है। समझ आ रही है? तो अलग अलग तरीके से पावर का सोर्स, इनका जिक्र अगर एक्ट में है, किसी लॉ में है, तो दे आर स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी मतलब लॉ होता है, स्टैट्यूट, स्टैट्यूटरी बॉडी बाय लॉ, ओके। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, ऑर्डर दिया सरकार ने किसी गवर्नमेंट का, बेसिकली गवर्नमेंट के ऑर्डर से बनी गई बॉडी, वो क्या, उस बॉडी को क्या बोलेंगे? एग्जीक्यूटिव बॉडी, ठीक है।
पहली है इलेक्शन कमीशन, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, हेडिंग डालो सबसे ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1, इलेक्शन कमीशन। 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बना, उसी दिन को नेशनल वोटर्स डे के नाम से मनाते हैं। ठीक है, समझ आ रही है? 1950। पहले आपके चीफ इलेक्शन कमीशन कौन थे? सुकुमार सेन। चलो देखो इलेक्शन कमीशन। ओके, तो क्वेश्चन कहां से आते हैं? जो बॉडीज हैं, ये जो अलग अलग बॉडीज है, कैग का रोल क्या है ना? कैग है आपका, फाइनेंस कमीशन है आपका, एडवोकेट जनरल है आपका, अटॉर्नी जनरल है, राइट। ये आपके यूपीएससी है, यूपीएससी मेंबर्स वगैरह, ये सब। क्वेश्चन कहां से आते हैं? क्वेश्चन आपका जो नेशनल कमीशन ऑफ दिस वन, नेशनल कमीशन फॉर एससीज, नेशनल कमीशन ऑफ एसटी, नेशनल कमीशन ऑफ बीसीज लाइक बैकवर्ड क्लासेस, ये जो क्वेश्चन आएंगे इन पे नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। किस पे क्वेश्चन आएंगे? एक तो इनके मेंबर्स कौन कौन होते हैं, ठीक है, मेंबर्स कितने मेंबर बॉडी और मेंबर्स कौन कौन होंगे, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा? उन मेंबर की क्वालिफिकेशन वगैरह क्या है, कितना टेन्योर है उनका, कितना टेन्योर है, क्या वो इनकी इसी पॉलिटी में इसी क्वेश्चन घूमते हैं और बार बार आते हैं। यू कैन सी इन द पीवाईक्यूज, बार बार रिपीट क्वेश्चन है। फाइनेंस कमीशन मात्र एक पेज का चैप्टर है और इतना इंपॉर्टेंट है कि हर एक एग्जाम में देखेगा वो, मात्र एक पेज। अटॉर्नी जनरल आधा पेज का चैप्टर, आधा पेज, हर एक उसमें क्वेश्चन दिखेगा, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। मैनी टाइम्स आस्क्ड, मैनी टाइम्स। किस्मत अच्छी रही, एक ही सेम एग्जाम में 3-4 क्वेश्चन मिल जाएंगे, वरना 1 या 2 तो पक्का मिलते हैं भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से पक्का। पिछली बार भी आया था, आने वाले टाइम में भी आएगा, बार बार आएगा। सीएपीएफ में शायद पिछले बार उसका आया था, एनएचआरसी का, ठीक है, 5 साल 70 साल ऐसे करके जो ऑप्शन था, बार बार आता है। तो यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड दीज क्वालिटीज, दीज क्वालिफिकेशंस, देन मार्क अप देम। सिंपल सी कहानी, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन, देखो यार, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 4 चीज को बुलवाक कहा गया, बुलवाक ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब बुलवाक मतलब डिफेंसिव वॉल, जो कॉन्स्टिट्यूशन को बचाते हैं, ठीक है। ये 4 लोग हैं जो बुलवार्क ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। सुप्रीम कोर्ट, यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन, कैग। क्या सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? बिल्कुल है। कॉन्स्टिट्यूशन में पावर आती है उसकी, साफ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ कि हाँ सुप्रीम कोर्ट होनी चाहिए। समझ आ रही है? वो तो खुद एक ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी है। समझ आ रही है कहानी में क्या कहना चाह रहा हूं अब? सो दे आर एट द एंड दोज बॉडीज हु ड्राइव देयर अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आर्टिकल्स में जिक्र होगा उनका कहीं ना कहीं, ठीक है। तो लिख लो इलेक्शन कमीशन के बारे में थोड़ा थोड़ा, कि इलेक्शन कमीशन की जो पावर है उसका जो मेन आर्टिकल है आर्टिकल 324, ठीक है। देखो आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ पावर, सुपरिटेंडेंस, पावर, सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ईसीआई लिख लेना, ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ईसीआई समझ आता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। किस इलेक्शन कंडक्ट करवाता है? आज बताया भी था, कल थोड़ा वही मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। ईसीआई कंडक्ट्स द इलेक्शन ऑफ, ईसीआई कंडक्ट्स द इलेक्शन ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, both the house of parliament and both the house of state legislature। हमें क्या नाम है इसका? प्रशांत। Who conduct the election of municipality and this one पंचायत? then स्टेट कमीशन। क्या स्टेट कमीशन? स्टेट इलेक्शन, स्टेट इलेक्शन कमीशन। क्या आर्टिकल है स्टेट इलेक्शन कमीशन का? आर्टिकल याद नहीं भैया, तो रुको भैया, 273 243 बाय नहीं, तो फाइनेंस कमीशन है, यही होगा इसका तो 243।
क्या है 243K, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है? ऑब्वियस है ना, मेंशन है, तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है 243K। ठीक है, तो लिख लो इलेक्शन ऑफ पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज आर नॉट कंडक्टेड बाय, लिख लो डायरेक्ट, आर कंडक्टेड बाय स्टेट इलेक्शन कमीशन एज पर आर्टिकल 243K। केवल काइट एंड पंचायत कंडक्टेड बाय स्टेट इलेक्शन कमीशन SCC। देखो आर्टिकल 324 क्या कहता है? देयर हैज टू बी अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। क्या? देयर हैज टू बी अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, CEC के बारे में बात करता है। और अदर इलेक्शन कमिश्नर, जो इलेक्शन कमीशन है, ध्यान से सुनना इस बात को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, ठीक है, वो बना होता है जनरली, ये जो बात कर आर्टिकल 324 वो CEC की बात करता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और साथ में अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अगर प्रेसिडेंट चाहे बनाना तो, ठीक है। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जब ये बॉडी बनी थी, तब सिर्फ CEC था। कौन था? ये लोग नहीं थे। इन 1950 समझा रही कहानी, 25 जैन नेशनल वोटर्स डे, ये लोग नहीं थे। आई बात समझ में? नहीं, प्रेसिडेंट जब चाहे इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त कर सकता है। अभी क्या सीन है, अभी सुनो अब ध्यान से। 1989 में एक चीज हुई, क्या हुआ? आमिर क्या हुआ 1989 में? आपका 61st अमेंडमेंट एक्ट लागू हुआ, कि वो तो 1988 में था, जिससे कि वोटिंग एज क्या हो गई थी? 21 से 18 साल हुई थी, नहीं हुई थी? तो वो काम बढ़िया था इलेक्शन कमीशन पे, राइट? तो इसको मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया। इसके बाद इसको क्या करा? CEC प्लस EC प्लस EC, चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस इलेक्शन कमिश्नर प्लस इलेक्शन कमिश्नर। समझ आ रही इतनी सी कहानी? तो इसको मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया। बाद में फिर से 19 में, फिर 1990 फिर से इसको हटा दिया। फिर 1993 में इसको फाइनली मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया। तब से लेके आज तक ये मल्टी मेंबर बॉडी है। ठीक है, नाउ प्रेजेंट स्टेटस इज it is multi-member body having one chief election commissioner and other election commissioner. So tell me the name of present election commissioner. राजीव कुमार, ठीक है, IAS साहब है। एक अनूप है और एक अरुण है, ठीक है, ARA, अरुण अनूप, ठीक है। जरूरत नहीं है इनकी याद करने की, नहीं आते कभी भी, शायद कभी कभी इस पे प्रेजेंट पे पूछ ले, कभी कभी, वैसे एकदम नल एंड वॉइड है। अगर इससे पूछेगा तो मेरे को लगता है इससे पूछेगा, ठीक है। पता होना चाहिए जनरल नॉलेज फॉर सेक ऑफ काइंड ऑफ थिंग। ओके, फर्स्ट वाला पूछ सकता है। फर्स्ट वाला अगर स्टेटमेंट देगा तो वो टफ बनाना सो क्वेश्चन, तो टफ बनाने के वो क्या करेगा? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। पहले स्टेटमेंट देगा इट इज अ मल्टी मेंबर बॉडी, बिल्कुल सही बात है। इट्स फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज सुकुमार सेन। कब बना? डेट डाल देगा, ऐसे 3 सारे स्टेटमेंट दे देगा, है ना। तब आपको फिर छानना पड़ेगा दिमाग थोड़ा सा। दिस इज कॉन्सेप्ट। तो आज के टाइम में मल्टी मेंबर बॉडी है, समझ आ रही है इतनी सी बात। कौन इनको अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट साहब। प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करते हैं इनको, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, ठीक है भाई। और भी सुन लो थोड़ा थोड़ा। इन सबकी सारों की बराबर पावर होती है। एवरीबडी हैज बराबर पावर, सबकी। ये नहीं कि ये इसके अंडर काम करते हैं, इसके अंडर, नो, ऑल ऑफ देम हैज बराबर पावर। मैं एक साथ बनाना चाहता तो ऐसे ही बना सकता था। एवरीबडी दे हैव देम बराबर पावर। अगर मान लो ये जो डिसीजन लेते हैं आपस में मिलकर लेते हैं, मान लो कॉन्फ्लिक्ट आया, कोई बोला कि एक बोला चलो वोटिंग है 17 कर दो, बोला नहीं 18, एक बोला चलो 17 कर दो, ऐसे करके वो वाली दिक्कत आ रही है तो वोटिंग हो जाएगी। तो वोटिंग से लेंगे, मेजोरिटी ऑफ वोट से लेंगे आपस में, तीनों मिलकर। समझ रही कहानी है? तो बराबर पावर है तीनों की, इसको समझना। एक और चीज, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो CEC, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर, ये जो ऑफिस होल्ड करते हैं, ये 6 साल के लिए ऑफिस होल्ड करते हैं या फिर 65 साल के लिए, जो भी पहले आ जाए। समझ रहे कहानी? अगर कोई बंदा 60 साल का है तो वो 5 साल तक राज करेगा, 5 साल तक बोले तो गद्दी पर रहेगा, ठीक है, कि वो 65 साल पहले हो जाएगा, है ना। सो दिस इज देयर टेन्योर, ये इनका टेन्योर है, 65 साल या फिर
6 साल, याद रहेगा, ठीक है, नॉर्मल चीज है। फंक्शंस बताएंगे अभी, इन पे क्वेश्चन आते हैं बेसिकली, दिस विल बिकम द क्वेश्चन, तो राइट डाउन लिटिल बिट। देखो एज पर आर्टिकल 34, एज पर आर्टिकल 34 द इलेक्शन कमीशन shall consist of चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो पक्का रहेगा भाई, पक्का, चाहे प्रेसिडेंट चाहे या ना चाहे, ये तो होके रहेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड सच अदर नंबर ऑफ अदर इलेक्शन कमिश्नर एंड सच नंबर ऑफ अदर इलेक्शन कमिश्नर इफ एनी as president may from time to time fix, as president may from time to time fix। दोबारा बोल रहा हूं इसको, the election commission shall consist of the chief election commissioner and such number of other election commissioner if any as the president may from time to time fix। समझ आई कहानी? Very good. The appointment of CEC and other election commissioner. The appointment of CEC, Chief Election Commissioner, and other ECs, election commissioners, done by कौन करता है? President of India. चेयरमैन कौन होगा? चेयरमैन कौन होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का? सीईसी। नाम है बस, नाम का चेयरमैन है, पावर सबकी इक्वल है, ठीक है। अगर मल्टी मेंबर बॉडी होगी तो वही चेयरमैन की प्रेसिडेंट, जब सपोज कुछ बात हुई, प्रेसिडेंट साहब ने इनको कॉल किया तो तीनों नहीं जाएंगे, एक बंदा जाएगा ना, सबसे थोड़ी बात करेंगे। तो वही द चेयरपर्सन ऑफ दिस इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इट्स सीईसी। लिख लो, इफ मल्टी मेंबर बॉडी, इफ ईसीआई इज मल्टी मेंबर बॉडी, then CEC will act as chairperson of the commission। ठीक है? If ECI is multi-member body, then CEC, Chief Election Commissioner, act as the chairperson of the commission। ठीक है? ये बता ही दिया 1989, 1990 और 1993। पहले जब बनी थी सरकार तब ये सिंगल मेंबर बॉडी था, 1989 में डबल बना, 1990 में फिर से सिंगल कर दिया गया और 1993 के बाद मल्टी मेंबर बना दिया गया। पता है फनी बात क्या थी? इसका तो बहाना दिया गया था कि ऐसे ऐसे बात है। हुआ क्या था, एक बंदा था जिसका नाम था TN सेशन, he was a CEC, ठीक है, a very reputed IAS officer, retired, बाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने। इन्होंने इलेक्शन कमिश्नर को पावर दे डाली, मतलब जो पावर दी 324 में लिखी हुई थी, लाइक क्लियर नहीं है, डिफाइंड नहीं है। उस अनडिफाइंड एरिया में उन्होंने इस तरीके से काम किया, उनका लीगल काम था, लेकिन पॉलिटिशियंस डरते थे। ठीक है, कैसे? जैसे कोई भी क्या कहते हैं, चुनाव के टाइम पे कोई भी धर्म जाति ऐसे दंगे नहीं उकसा सकता, इस धर्म जाति के नाम पे वोट नहीं मांग सकता। ठीक है, आप एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, उसको वायलेट नहीं करोगे आप। ठीक है, तो आप जो गवर्नमेंट में होती है पार्टी, वो गवर्नमेंट मशीनरी का एकदम जीरो उपयोग करेगी, समझ आ रही है? वरना उसको फिर पनिश करा जाएगा। पनिश कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कैसे? उसकी मेंबरशिप ले सकता है, उसकी पार्टी को ऐसे मतलब डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकता है। तो TN सेशन साहब जो होते हैं, इन्होंने नाक में दम कर दिया था पॉलिटिशियन की। इनकी फेमस कहावत थी कि मैं डेली ब्रेकफास्ट में 2-3 MLA MP खा जाता हूं। ठीक है, सो दिस इज व्हाट ही सेड ड्यूरिंग व्हेन ही वाज लाइक एट दैट टाइम ही वाज प्रेजेंट। तो ये चीज थी। अभी अकेले थे, अब इसलिए फिर क्या करा गया, अमेंडमेंट करा गया, बोला इसको मल्टी मेंबर बॉडी बनाओ। अब अकेले इंसान में कितना, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, पावर नहीं होती। प्रेसिडेंट की पावर अपॉइंटमेंट तक है, उसके बाद दिक्कत हो जाती है। हटाएं कैसे? नहीं हटा सकते। कैसे हटाओगे? जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हो, हाँ भाई किरणदीप सिंह
कैसे हटाते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज को? स्पेशल मेजॉरिटी से हाउ? 50% ऑफ द मेंबर्स। अबे बोलो जल्दी, प्रोसीजर बताओ। ये तीनों के तीनों मतलब सीईसी, ठीक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है हटेगा कैसे? ऐसे। सैलरी वैलरी सब इनका औहदा सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होता है, ठीक है। कितनी होगी? 2.5 लाख रुपए, ठीक है, लिख लो। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द अदर इलेक्शन कमिश्नर, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द अदर इलेक्शन कमिश्नर have equal powers and receive equal salary, allowances, etc. similar to Judge of Supreme Court. In case of difference of opinion, the matter is decided by the majority. तो लिख लो, इलेक्शन कमीशन होल्ड ऑफिस फॉर द टर्म ऑफ 6 years, है ना, 6 साल या 65 वर्ष। द इलेक्शन कमिश्नर्स और द सीईसी hold the office for 6 years or 65 साल, whichever is earlier, एज ठीक है भैया। whichever is earlier। और ये बार बार हो सकते हैं, बार बार। अगर बंदा 50 साल के उम्र में सीईसी बन गया, 6 साल पूरे हो गए, क्या वो दोबारा सीईसी बन सकता है? यस 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 यस, लिख लो। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट डीबार्ड, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट डीबार्ड द रिटायरिंग इलेक्शन कमिश्नर फ्रॉम एनी फर्दर अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट। The Constitution has not debarred any retiring election commissioner from any further appointment by the government, ठीक है। तो भैया इस तरीके से तो अगर उन्होंने अगर वो इसको बनाते हैं तो चलता रहेगा। लिखो कि रिमूवल लिखते हैं, ठीक है। लिखो कि द सीईसी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं, The CEC is provided with the security of tenure. Security of tenure, बेशक इनको अपॉइंट प्रेजेंट करते हैं लेकिन अपनी मर्जी से नहीं हटा सकते। किसको? CEC को। He cannot be removed from his office. He cannot be removed from his office except in same manner and on the same ground as the Judge of Supreme Court. He cannot be removed from the office except in same manner and on same ground as the Judge of Supreme Court. ठीक है। और बाकी इलेक्शन कमिश्नर उनका भी लिखो। एनी अदर इलेक्शन कमिश्नर और रीजनल कमिश्नर, any other election commissioner or regional commissioner cannot be removed from the office, cannot be removed from the office except on the recommendation of CEC. जब तक CEC नहीं बोलेगा EC नहीं निकल सकते, और CEC का तो प्रोसेस तगड़ा ही है, देख ही रहे हो तुम। पावर लिखो, हल्की फुल्की क्या करती है। देखो भाई, जितनी भी इलेक्शन करवा रही है तो इलेक्शन रिलेटेड सारी पावर होती है। इलेक्शन करवाने के लिए क्या क्या चाहिए? कॉन्स्टिट्यूएंसीज बननी होनी चाहिए, है ना, वहीं से इलेक्शन होगा। जो आपका भारत है उसमें कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं होंगी अलग अलग, तो क्या इलेक्शन होगा? नहीं होगा।
तो कॉन्स्टिट्यूएंसी यही लोग बनाते हैं। कैसे डिलिमिट करते हैं? कौन सा एक्ट आता है? डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट। क्या आता है? डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट आता है, कमीशन एक्ट। इसके तहत डिलिमिटेशन कमीशन बनता है जो कि कॉन्स्टिट्यूएंसी को रीएडजस्ट करता है। बार बार बताया हुआ था उसमें भी जब पार्लियामेंट करवा रहे थे कि अभी 2001 के सेंसस से एडजस्ट हो रखी है, लेकिन कितनी नंबरिंग किसके पे बेसिस पे? 1977 के सेंसस पे। नंबरिंग कब बढ़ेगी कॉन्स्टिट्यूएंसी की? व्हेन आफ्टर फर्स्ट सेंसस पब्लिश्ड आफ्टर 2026। समझ आ रही है? ये इलेक्शन कमीशन करवाता है, ठीक है। और ये करता है पार्टीज के बारे में बताता है, कौन सी पार्टी नेशनल पार्टी होगी, कौन सी पार्टी स्टेट पार्टी होगी, और बेस्ड ऑन द पोल परफॉर्मेंस। और क्या बताएगा? पार्टीज को इलेक्शन सिंबल देगा। अब क्या होता है, कभी कभी पार्टी टूट जाती है, उनमें भिड़ंत हो जाती है कि मेन सिंबल हम लेंगे, साइकिल जैसे भिड़े थे वो लोग। जब शिवपाल यादव चाचा जी और अखिलेश यादव भतीजे जी भिड़ गए थे इलेक्शन सिंबल पे, तो किसने फैसला किया था एट द एंड? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, राइट, कि पॉलिटिकल पार्टी को कौन सा सिंबल जाएगा, किस पार्टी को कौन सा सिंबल जाएगा। सिंबल्स के रिस्पेक्ट में, पार्टी के नाम के रिस्पेक्ट में डिस्प्यूट रिजॉल्व कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कोई भी ऐसी डिस्क्वालिफिकेशन अपार्ट फ्रॉम डिफेक्शन कौन डिसाइड करे इलेक्शन के बेसिस पे? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसी भी पर्सन को डिस्क्वालिफिकेशन के लिए प्रेसिडेंट को सलाह देगा, एडवाइस करेगा, बेस ये डिस्क्वालिफाइड है, तो प्रेसिडेंट के ऊपर ये एडवाइस बाइंडिंग होती है, हटाना ही पड़ेगा उसको, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको साफ साफ बोले ये डिस्क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन। समझ आ रही है? तो दिस इज द केस। तो लिख लो हल्का फुल्का। स्पीकर का फाइनल होता है डिफेक्शन में। लिखो पहला पावर, लिखो टू डिटरमाइन पावर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन। एक तो पावर स्टार्टिंग में लिखवा दिया सबसे पहले, क्या? इलेक्शन करवाता है, इलेक्शन करवाता है चारों बॉडीज के लिए, बोले तो 6 है ना, 2 हाउस, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, 2 ऑफिस। हाँ गुड। तो लिख लो अलग पावर टू डिटरमाइन द टेरिटोरियल एरियाज ऑफ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज throughout the country, to determine the territorial areas of the electoral constituencies throughout the country on the basis of Delimitation Commission Act of the Parliament, on the basis of Delimitation Commission Act of the Parliament। समझ आ रही है? टू प्रिपेयर द इलेक्टोरल रोल, जो भी इलेक्टोरल रोल होता है, वोटिंग लिस्ट, इलेक्टोरल रोल ROLL, टू डिसाइड द डेट ऑफ इलेक्शन एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, टू डिसाइड द डेट ऑफ इलेक्शन, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, टू एनफोर्स द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, टू एनफोर्स द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, to advise the president or the governor on matters, president or governor on matters relating to disqualification of MPs or MLAs रेस्पेक्टिवली। ठीक है, काफी है, बाकी इसकी छोटी मोटी और बात देखना घर में। इतने पेज से क्वेश्चन बनेगा ECI से, समझ आ रही है? बताओ, ECI इज मल्टी मेंबर बॉडी एट प्रेजेंट, ECI इज अ मल्टी मेंबर बॉडी, यस है ना। एट द टाइम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इट इज अ मल्टी मेंबर बॉडी, नो, सिंगल मेंबर बॉडी, है ना, पता होना चाहिए। अगली हेडिंग हेलो यूपीएससी। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वन ऑफ द बुलवार्क ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यूपीएससी क्या काम होता है इसका? यहाँ से भी 4 ही पढ़ोगे ना, सुन लो ध्यान से। यूपीएससी, यूपीएससी का काम क्या है? यूपीएससी का काम क्या है? एग्जाम्स। यस, it is a watchdog of merit system।
नहीं बताऊंगा, अभी सुन लो, ऐसा तो वो सेट कर रहा ठीक है। यूपीएससी जो है बिल्कुल ग्रेड ए के एग्जाम सेंट्रल लेवल पे और सिविल सर्विस का एग्जाम, सिविल सर्विस 3 है बस, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, फॉरेस्ट वाली, ठीक है। और सेंट्रल सर्विस का एग्जाम जो ग्रेड ए की है उनके लिए एग्जाम कंडक्ट करवाती है, ठीक है। सो दिस इज एट द एंड वर्क ऑफ यूपीएससी, ठीक है रे, समझ आ गई थी कहानी। यूपीएससी का काम क्या है, तो इसके लिए एग्जाम करवाती है और बड़ी अलग ही बॉडी है, मतलब कि इसका सारा मामला ऐसे इलेक्शन कमीशन का था, सारा कॉन्स्टिट्यूशन देखता है, ठीक है। आपके इसकी पावर्स, अथॉरिटी एंड ऑल ड्राइव फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका जो सैलरी वगैरह है कहां से आती है, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड बेस्ड ऑन द चार्ज ऑन एक्सपेंडिचर, चार्ज अपॉन, क्या होता है डिफरेंस, वो सैलरीज होती है वहाँ पे, दूसरे वाला जो है वोटिंग नहीं होती उन पे, वोटिंग लोकसभा नहीं कर सकती चार्ज अपॉन एक्सपेंडिचर पे, तो यूपीएससी का मामला वहां से आता है, ठीक है। अपने मेंबर खुद डिसाइड करती है कौन हमारी टीम में, मतलब आप कौन बंदा होगा ऐसे करके। यूपीएससी जो है, यूपीएससी इसके मेंबर्स और चेयरपर्सन कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। समझा कितनी सी बात, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल अपॉइंट द मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी, पहली चीज। दूसरी चीज कि किसको अपॉइंट कर सकता है, किसी को भी कर सकता, जैसे उसमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं दी थी, तूने पूछा नहीं लाइक भैया किसको अपॉइंट करेगा, देयर इज नो क्वालिफिकेशन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन कि भाई किसी को भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मेंबर बना सकता है। सेम इन केस ऑफ यूपीएससी, लेकिन यूपीएससी में एक क्वालिफिकेशन दी है, एक क्वालिफिकेशन यूपीएससी में ये दी है कि भाई 1/2, क्या नॉर्मली 10 से 11 बंदे होते हैं, ठीक है, लेकिन कितने भी कर सकता है, कोई लिमिट नहीं है। पहली चीज जो क्वालिफिकेशन दी है जो यूपीएससी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने, वो दी है 1/2 ऑफ द टोटल मेंबर, जितने भी मेंबर होंगे, सपोज एक्स हैं, जितने भी मेंबर होंगे 1/2 कौन से होने चाहिए, जिन्होंने कम से कम 10 साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट में काम किया हो, 10 साल का गवर्नमेंट होल्डर होने चाहिए वो लोग। समझ आ रही है, आधे बंदे ऐसे होने चाहिए जिन्होंने गवर्नमेंट सर्विस में अपना टेन्योर निभाया हो। समझा इतनी सी बात, पहली चीज। दूसरी चीज आपका इसमें यूपीएससी में एक तो ये हो गया, किस एक्ट से बनी थी यूपीएससी, एट व्हाट टाइम, एनी आइडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत बोला था यूपीएससी बनाओ, तब सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बना था, ठीक है, 1926 में। और पहले चेयरमैन कौन थे यूपीएससी के, एनीबॉडी, सर अरे इसके बाद मैं भूल गया, मेरे को याद है, रॉस बारकर, एंजलिस, सर रॉस बारकर, ठीक है। पहले इंडियन चेयरपर्सन कौन थे, वो भी सर ही थे क्या, इंडियन, पहले इंडियन थे एच.के. कृपलानी, एच.के. कृपलानी 1947 से 1949 के, मतलब पहले इंडियन आफ्टर इंडिपेंडेंस 2 एंड फर्स्ट इंडियन 2, ठीक है। इसने किस बॉडी को सुपरसीड किया था आफ्टर इंडिपेंडेंस, फेडरल सर्विस कमीशन। कब बना था वो, 1935, फेडरल सर्विस कमीशन, ठीक है। समझ आ रही है। आज कौन है चेयरपर्सन ऑफ यूपीएससी, प्रेजेंट मनोज सोनी, अभी यार ठीक है। कल पूछते हैं, देखो यूपीएससी के बारे में लिखो, यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन आर्टिकल क्या था, 314, 15 से 323। यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 1 अक्टूबर 1926 एज पर द एक्ट ऑफ 26, ऑन क्या, 1 अक्टूबर गांधी जयंती से एक दिन पहले 1926। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूपीएससी वाज सर रॉस बारकर, चेयरपर्सन सर रॉस बारकर। फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट वाज एच.के. कृपलानी, एच.के. कृपलानी, ठीक है। प्रेसिडेंट की जरूरत नहीं है लेकिन पता होना चाहिए, मनोज सोनी, ठीक है।
लिखो हिंदी में बोलते पहले। एच के कृपलानी, एच के कृपलानी। लिखो इसमें कि यूपीएससी इज अ सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी। इट इज मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 315 से 323 इन पार्ट, विच पार्ट? हाँ भाई, विच पार्ट? 300 कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी 315 से 323। हाँ भाई, पार्ट सर्विसेज अंडर यूनियन स्टेट्स, पार्ट सही है साले। 14th लिख लो। क्लोज। इलेक्शन किस में आता है? पार्ट 15th। यूपीएससी कंसिस्ट ऑफ chairman and other members appointed by the President of India. President of India. There is no fixed strength. कोई ये नहीं कि बस 10 ही होंगे, 11 होंगे, 20 होंगे, 15 होंगे। नो, 543 भी कर सकते हैं। पार्लियामेंट को यूपीएससी बना देंगे, पुराना पार्लियामेंट से यूपीएससी। There is no fixed strength of UPSC. हाँ भाई, ठीक है। It is on the discretion of president. It is on the discretion of president. Further, no qualification is prescribed for the commission's membership. कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, except एक है बस, except that one half of the members of commission, except that one half of the members of commission should be such person who have held office for at least 10 years either under the government of India और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। ठीक है। कितने साल तक ऑफिस हैंडल करते हैं? दे होल्ड ऑफिस फॉर 6 years और अप टू 65 years ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर। रिमूवल कैसे होता है? लिखो, द प्रेसिडेंट कैन रिमूव द चेयरपर्सन or any other member of UPSC from the office under following circumstances. चार हैं भाई, चार एरिया हैं। ठीक है, चार एरिया क्या है? If he is adjourned insolvent, दिवालिया निकल गया उनका, ठीक है, इंसॉल्वेंट दैट इज गॉन बैंकरप्ट, कैसे? पैसे खत्म हो गए, रोड पे आ गए। ठीक है, पेड एम्प्लॉयमेंट में गए, अनफिट हो गए, माइंड और या बॉडी, ठीक है। क्वेश्चन गलत बना सुप्रीम कोर्ट बाय मेजॉरिटी, मतलब बाय इंक्वायरी, फाइंड हिम टू बी गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर, मिसबिहेव किया है, तो सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देती है किसको? प्रेसिडेंट को। और प्रेसिडेंट ने ये एडवाइस क्या होती है सुप्रीम कोर्ट की? प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग होती है। द प्रेसिडेंट कैन रिमूव द चेयरमैन और द मेंबर ऑफ द यूपीएससी फ्रॉम द ऑफिस इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। पहला, भाई क्या बोल रही थी? 4 सर्कमस्टेंसेस में प्रेसिडेंट, मेंबर और चेयरमैन को निकाल सकता है। पहला, इफ ही इज बैंकरप्ट, है ना, बैंकरप्ट होने पे क्यों निकाल रहे हैं? हो गया, दिवालिया निकल गया, वो पैसे मांगेगा, मरता क्या ना करता, बोले तुम्हारे बेटे को लगवाता हूँ, पैसे दे दो, बोले ठीक है, ठीक है। इफ इज बैंकरप्ट, एमपी भी नहीं बनाते मैम, बैंकरप्ट बताते हो आप, ठीक है। यू हैव टू बी नॉर्मल, हल्का फाइनेंशियल साउंड होना चाहिए, हल्का फुल्का, ठीक है। इफ he is adjudged as
इंसॉल्वेंट या फिर बैंकरप्ट। सेकंड, अपनी नौकरी के अलावा कोई दूसरी नौकरी कर रहा हो, पेड एम्प्लॉयमेंट में बिजी हो कहीं पे, ठीक है, जैसे कोई क्या कहते हैं, जैसे कौन है केवी का कौन बंदा था ये, मनोज सर, ठीक है, एग्जाम चल रहे हैं उसके, ठीक है। थर्ड, अगर वो प्रेसिडेंट की ओपिनियन में माइंड या बॉडी से दिक्कत हो आती है उसको, क्या ब्लाइंड पर्सन को हटा सकते हैं? नो, ब्लाइंड पर्सन की आंखें गई हैं, बॉडी सही काम कर रही है, पेपर अच्छे सेट करता है। वी हैव अ टीचर, क्या रहे थे, अमित सर, कितना बढ़िया पढ़ाते थे, ब्लाइंड थे, ठीक है, याद रहे इस चीज को, लिख लो इसको भी, ब्लाइंड वाले पार्ट में लिखो एक्सेप्शन, इस वाले में एक्सेप्शन लिखो कि ब्लाइंड पर्सन कैन नॉट बी रिमूव्ड, ठीक है, किसमें पेड नहीं अनफिट, ब्लाइंड वाले में अनफिट ऑफ बॉडी एंड माइंड, ठीक है। एंड फोर्थ, अगर प्रेसिडेंट चेयरमैन या मेंबर को मिस बिहेवियर के लिए गिल्टी फाउंड करता है, लेकिन इस प्रेसिडेंट किसी को भी गिल्टी फाउंड करता है मिस बिहेवियर में, लेकिन इस केस में उसको मैटर कहां भेजना पड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट के पास फॉर इंक्वायरी। इंक्वायरी में सुप्रीम कोर्ट ये फाइंड करती है कि भाई ये बंदा जो है मिस बिहेवियर करा है इसने, तो उस केस में प्रेसिडेंट उसको हटा देगा। जब तक इंक्वायरी चलेगी सस्पेंड कर सकता है, ठीक है, हटाने प्रॉपर तरीके हटा नहीं पाएगा। डिसमिस या रिमूवल कब करेगा? एट द एंड आफ्टर इंक्वायरी। समझ आ रही इतनी सी बात। अब मिसबिहेवियर क्या है? यहां पे मिसबिहेवियर डिफाइंड, द टर्म मिसबिहेवियर डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है मिसबिहेवियर? अगर कोई भी मेंबर या चेयरपर्सन ऑफ द यूपीएससी इंटरेस्ट रखता है गवर्नमेंट के किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, या किसी भी ऐसी कंपनी है जो गवर्नमेंट से जुड़ी हुई है फ्यूचर फेवर के लिए, वो मिसबिहेवियर करा है उसने। समझ, वैसे ही करप्शन वाली चीज समझ आ रही है? तो लिख लो, ये लिख लिया, लिख लिया, और बाइंडिंग होती है एडवाइस, ठीक है, लिख लो। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंक्वायरी, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंक्वायरी ऑफ सुप्रीम कोर्ट, द प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड द चेयरमैन और द मेंबर ऑफ यूपीएससी। द चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी ऑन सीजिंग टू होल्ड ऑफिस, बताया मैंने, दोबारा इलेक्शन मतलब दोबारा अपॉइंट नहीं हो सकता वो उसी ऑफिस में। द चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी ऑन सीजिंग टू होल्ड द ऑफिस इज नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट, इज नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द स्टेट, इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द स्टेट, ठीक है। बट गवर्नर बना सकते हैं, एमपी बना सकते हैं, राइट, उसकी मर्जी, इलेक्शन लड़े या न लड़े। अ मेंबर ऑफ यूपीएससी ऑन सीजिंग टू होल्ड ऑफिस, अ मेंबर ऑफ यूपीएससी इज एलिजिबल फॉर लिख लिया भैया मैंने, अपॉइंटमेंट एज द चेयरपर्सन, वो चेयरपर्सन बन सकता है मेंबर, ठीक है, ऑफ यूपीएससी। या तो यूपीएससी का चेयरपर्सन बना दो, या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरपर्सन बना दो। एसपीएससी का भी चेयरपर्सन बन सकता है और यूपीएससी का भी चेयरपर्सन बन सकता है। जैसे आपकी यूपीपीएससी है ना, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, चंडीगढ़, पंजाब, जो पंजाब पब्लिक सर्विस पीपी, हाँ पंजाब का भी होगा। हर एक स्टेट का अलग सर्विस का पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, ठीक है, जो एसडीएम नायब तहसीलदार नियुक्त करते हैं। राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज आरपीएससी, ठीक है, तो ये सब है। तो उसका चेयरपर्सन बन सकता है आपका कौन? मेंबर आफ्टर सीजिंग टू होल्ड द ऑफिस, बट कैन नॉट बी रिएलेक्टेड ऑन द सेम पोस्ट। समझ आ गई इतनी सी बात? ये है कहानी। इसमें आगे भी लिख लो, द चेयरमैन ऑफ द मेंबर ऑफ यूपीएससी, द चेयरमैन और द मेंबर ऑफ यूपीएससी is after having completed first term, यहाँ पे नॉर्मल लिख लो, chairman of the member of UPSC is not eligible for the second term in the same office, is not eligible for the second term in the same office। समझ आई इतनी सी बात? ओके, इसका जो बताया मैंने तुमको, क्या करवाती है? एग्जाम करवाती है ग्रेड ए के बेसिस पे, ठीक है। इसका अलग से रोल लिखो। It is UPSC's act as watchdog of merit system in India। मेरिट सिस्टम का वॉचडॉग कौन है? यूपीएससी। ओके,
merit system. It conducts examination for all India services, ग्रुप ए सेंट्रल सर्विसेज एंड ग्रुप B2. बी भी करवाती है, कुछ कुछ ग्रुप बी भी करवाती है, ठीक है. एसएससी भी करवाती है ग्रुप बी के, लेकिन ये भी करवाती है जो अपर लेवल की पोस्ट है. सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, ठीक है. ये गैजेटेड पोस्ट होती हैं दोनों की दोनों. गैजेटेड पोस्ट को ये करवाती है ग्रुप ए एंड ग्रुप बी. तो एसपीएससी इज मोर और लेस सिमिलर टू यूपीएससी. आर्टिकल्स भी सेम है, सब कुछ सेम है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एक ही है. उन्हीं आर्टिकल 315 323 के अंडर आते हैं सारे के सारे. बस जो काम यहां पे प्रेसिडेंट करता है वहां पे कौन करेगा? गवर्नर. बस ऊपर ऊपर से बता रहा हूं, वहां पे बेशक गवर्नर अपॉइंट करता है, हटाने का अधिकार सिर्फ प्रेसिडेंट को है. ओनली प्रेसिडेंट कैन रिमूव द मेंबर्स फ्रॉम द ऑफिस, ओनली प्रेसिडेंट. सेम तरीका, मिसबिहेवियर एंड प्लाना प्लाना सब सेम है, क्योंकि आर्टिकल सेम है. आर्टिकल सेम है तो कुछ कुछ जगह पे बस अलग मामला है, जैसे कि एज 62 साल, जैसे कि अपॉइंटमेंट में गवर्नर, ठीक है. जैसे वो आईएएस नहीं बनाते, वो लोग स्टेट सर्विस के ऑफिसर बनाते हैं. स्टेट में जो भी एग्जाम होगा, स्टेट सर्विस पब्लिक सर्विस कमीशन लेगा. ओके, देयर वॉचडॉग ऑफ मेरिट सिस्टम है ना स्टेट. सिंपल, ये चेंज होता है बस. तो बेसिक सेम है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे पढ़ना है इसको. फाइनेंस कमीशन, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ओनली 1 पेज, ओनली 1.5 पेज यार. इसके बाद फिर एक आधा पेज बोलता है. फाइनेंस कमीशन बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार यार, बहुत प्यारा चैप्टर है. लिखो फाइनेंस कमीशन. आज तक 15 फाइनेंस कमीशन बैठे हैं. प्रेजेंट हेड इंपॉर्टेंट है, एनके सिंह साहब है. पहला हेड केसी नियोगी. हर 5 साल में एक बार बैठते हैं, ये जनरल रूल है, फिक्स नहीं है, उससे पहले ही बिठा सकते हैं. समझ आ रही है? फाइनेंस कमीशन मेन काम क्या है इसका? इट डिसाइड द फॉर्मूला कि जितना भी टैक्स वगैरह सरकार ने कलेक्ट किया है, कितना रुपया स्टेट गवर्नमेंट्स को जाएगा, कितना रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगा, पहला. दूसरा काम, ग्रांट इन एड्स, कितना पैसा आप दोगे फ्री में, ग्रांट इन एड्स फॉर स्पेसिफिक पर्पस टू द स्टेट्स, ये फॉर्मूला बताता है. और क्या बताता है? कैसे पंचायत और म्युनिसिपैलिटी का फंड बढ़ाया जाए ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन, उसके बारे में भी ये बताता है. पहला वर्ड, फाइनेंस कमीशन इज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी. जुडिशियल है, जुडिशियल वे में काम कर रहे हैं. क्वासी जुडिशियल, पूरी जुडिशियल भी नहीं है, आधी है. ये स्टेटमेंट है इसकी. 5 मेंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग चेयरमैन, सबकी अलग अलग क्वालिफिकेशन. इतना ही आता है और कुछ नहीं आता. एक और चीज आती है, किसको रिपोर्ट देता है? प्रेसिडेंट को रिपोर्ट देता है. सिंपल सी बात, इतना है फाइनेंस कमीशन बस. और इसमें से क्वेश्चन आता है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कहां से आते हैं? क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स, कितने मेंबर और कहां से. सिंपल सी कहानी यही है कि ये सब में से क्वेश्चन में जो बता रहा हूं, इसी पार्ट से क्वेश्चन आएंगे. यकीन नहीं आता, पीवाई को उठा के देखना, दिख जाएंगे. ठीक है, तो लिखो आर्टिकल 280 ऑफ द फाइनेंस कमीशन, हेडिंग डाली, आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन provides for finance commission as quasi judicial body, provides for finance commission as quasi judicial body. आदि जुडिशियल मतलब जैसे क्वासी फेडरल होता है, समझा? तो जुडिशियल फॉर्मूला दे रहे हैं ना, ये लोग फॉर्मूला दे रहे हैं, जुडिशियल वे में डिसाइड कर रहे हैं कितना पैसा जाएगा, कितना पैसा वहां पे जाएगा. क्वासी जुडिशियल, जैसे आपका पार्लियामेंट भी क्वासी जुडिशियल काम करता है, डिफेक्शन और एंटी डिफेक्शन के बारे में बताता है कि इसको हटाना नहीं हटाने का. तो जुडिशियल वे में काम करता है, उसे जुडिशियल कहते हैं. अब क्योंकि आधा इसका मेन काम वो नहीं है, जुडिशियल का मेन काम क्या है? इसका फॉर्मूला बताने का, इसलिए क्वासी जुडिशियल. ठीक है, तो लिखो भाई, पहले ये भी लिख लो. फर्स्ट, फाइनेंस कमीशन हेड केसी नियोगी, प्रेजेंट यानी 15वां है इस टाइम, 2025 तक 15वां चलेगा.
एनके सिंह। देखो, फाइनेंस कमीशन कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन और 4 अदर मेंबर्स, चेयरमैन एंड 4 अदर मेंबर्स टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। कितने साल के लिए? जितने साल के लिए प्रेसिडेंट बताएगा, ठीक है, कोई टाइम पीरियड नहीं है, ठीक है। दे आर एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट, दोबारा रीअपॉइंटमेंट हो सकता है इनका। बढ़िया बंदे, लक्की बंदे। क्वालिफिकेशन लिखनी है। द चेयरपर्सन, अलग अलग क्वालिफिकेशन है सबकी। चेयरपर्सन शुड बी अ पर्सन having, chairperson should be a person having experience in public affairs and the, ठीक है, इतनी सी बस क्वालिफिकेशन। चेयरपर्सन कौन होगा? चेयरपर्सन a person having एक्सपीरियंस इन पब्लिक अफेयर्स, यानी पब्लिक अफेयर्स में उसने कोई ना कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसी भी फील्ड का होना चाहिए। पब्लिक अफेयर्स, आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय, स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय, एनजीओ से काम करता, कुछ भी, टीचर वीचर, कुछ भी हो, पब्लिक अफेयर्स में काम किया हो, कोई भी बन सकता है, ठीक है। 4 मेंबर्स है जिनकी चारों की अलग अलग क्वालिफिकेशन है। इसका वर्ड क्या है? पहला वर्ड, फाइनेंस कमीशन इज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी, है ना। तो एक बंदा तो जुडिशियल का होगा ही होगा, नाम से पता लग रहा है। तो पहला बंदा या तो जज ऑफ हाई कोर्ट होता है या फिर अ पर्सन एलिजिबल टू बी जज ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, लिख लो। पहला बंदा, नंबर 1, अ जज ऑफ हाई कोर्ट और 1 क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज 1। मेरे टाइम में क्वेश्चन आया था ये, CPF 2019, देखना। हाई कोर्ट 1 4 ऑप्शन थे, बोला था इनमें से कौन सा मेंबर नहीं है। और क्वालिफाइड फॉर 1, या तो जज होना चाहिए या फिर एलिजिबल होना चाहिए जज बनने के लिए। क्वालिफाइड फॉर 1 अपॉइंटेड टू बी एज 1। नंबर 2, अब फाइनेंस से रिलेटेड है फाइनेंस कमीशन, बाकी तीनों मेंबर फाइनेंस से रिलेटेड होंगे, ठीक है, ऑब्वियस ना, फाइनेंस कमीशन है। लिखो दूसरे बंदे की क्वालिटी, अ पर्सन, रट्टा मार लेना इनका, a person who has specialized knowledge, a person who has specialized knowledge of finance and accounts of the government, a person who has specialized knowledge of finance and accounts of government, जिसको knowledge हो गवर्नमेंट के फाइनेंस और अकाउंट्स की। तीसरा बंदा, a person who has wide experience in, a person who has wide experience in financial matters and in administration, a person who has wide experience in financial matters and in administration. Fourth, a person who has a special knowledge of economics, टीचर भी हो सकता है। a person who has a special knowledge of economics, ये 4 बंदे और 5वां आपका चेयरपर्सन। समझ आ रही है कहानी? इससे क्वेश्चन मैनी टाइम आस्क्ड, मैनी टाइम। फंक्शंस लिख लो। फाइनेंस कमीशन मेक रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट ऑन द फॉलोइंग मैटर्स, ऑन द फॉलोइंग मैटर्स। Number 1, the distribution of net proceed of tax, the distribution of net proceeds of taxes to be shared between the center and the states. Number 2, the principle that should govern the principle
that should governs the grants in aid to the states by the center, grants in aid to the states by the center. ठीक है. Third, the measures needed to augment, बढ़ाना है ना, the measures needed to augment the consolidated fund of state, measures needed to make that to augment the consolidated fund of state, बढ़ाना है किस लिए? To supplement the resources of the panchayat and municipality, टू supplement the resources of पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी. तो लिखो यार, फाइनेंस कमीशन एक रिपोर्ट देता है प्रेसिडेंट को. ठीक है, रिपोर्ट देता है किसको? प्रेसिडेंट को. लिख लो, द कमीशन सबमिट्स इट्स रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में रखता है. ठीक है, कि उस रिपोर्ट में रिकमेंडेशन लिखी होती है, तो पार्लियामेंट में रखता है प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को, और किसके साथ कि क्या एक्शन लिया है गवर्नमेंट ने उसके रिकमेंडेशन पे. ठीक है, द कमीशन सबमिट्स इट रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट, ही लेज इट, प्रेसिडेंट लेज इट बिफोर बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, बिफोर both the House of Parliament, along with explanatory memorandum, as to the action taken on its recommendation. ये मेमोरेंडम की बात क्या है? Memorandum as to the action taken on its recommendation. क्या फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन बाइंडिंग है? नो. लिख लो, फाइनेंस कमीशन recommendations are only advisory in nature and hence not binding on the government. ठीक है, बाइंडिंग नहीं. बजट में भी हेल्प करते हैं ना, ग्रांट ने कितना देना है बिल्कुल बजट में बता देंगे, मतलब कितना निकालना है, कितना हमें देना है, ऐसे करके. बजट बनाने में नहीं करेगा, बजट बनाने में नहीं करेगा, जो पैसा आएगा उसके रिस्पेक्ट में बोले. इसका बंदे का मेन काम बजट से रिलेटेड नहीं है, इसका मेन काम है नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेस टू बी डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स. ठीक है, इनके बारे में एक बात कही गई है, लिख लो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया envisages, मतलब देखता है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया envisages the finance commission as the balancing wheel of the fiscal federalism in India. Balancing wheel of the fiscal federalism in India. Next लिखो, मैं पेज पढ़ के दिया था कितने लोग लिखो, गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल. जब जीएसटी पास हुआ 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016, ठीक है, क्या था 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016, तो उसने बोला प्रेसिडेंट बाय ऑर्डर will constitute the GST Council under Article 279A. GST Council. तो प्रेसिडेंट ने अगले 60 दिन के अंदर अंदर, ये 60 दिन बोला था, 60 दिन के अंदर अंदर ये बनानी थी जीएसटी काउंसिल, बना दी. क्या काम है जीएसटी काउंसिल का? जीएसटी की टैक्स रेट स्लैब्स, तो इसके सबसे बड़ा काम तो इसका है, बेसिकली ये जो काम करती है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का बहुत बड़ा एग्जांपल है. कोई बोले कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का बेस्ट एग्जांपल क्या है? जीएसटी काउंसिल. ठीक है,
इसके जो कमेटी काउंसिल है यानी कमेटी है, इसमें होता है एक तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो उसका हेड होता है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ठीक है, समझ आ रहा है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, अबे समझ आ रहा है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ये तो कैबिनेट मिनिस्टर हो गया, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो गया, है ना। और एक हर एक स्टेट का कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर, हर एक स्टेट में होता है ना फाइनेंस मिनिस्टर टाइप, जो भी फाइनेंस से डील करेगा, या फिर एनी मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, एनी मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, है ना, कोई भी किसी को भेज सकती है मीटिंग में। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग डिसाइड करते हैं जीएसटी रेट्स किस किस आइटम पे लगेगा, ठीक है, कौन कौन से, व्हाट इज जीएसटी, व्हाट डू यू मीन बाय जीएसटी। इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा के जीएसटी आया है, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, डिफरेंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, एक्चुअल में पे करने वाला और टैक्स गवर्नमेंट को पे करने वाला डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल आप टॉफी खरीदते हो, टॉफी पे सारा मामला लिखा होता है, इट्स पे इनडायरेक्ट टैक्स इतना लगा, फलाना टोटल 1 रुपया, आपने कितने रुपए दिए उसको, 1 रुपए की टॉफी ली, एट द एंड टैक्स किसने पे करा, आपने करा, नहीं करा, लेकिन गवर्नमेंट को कौन पे कर रहा है, होलसेलर वगैरह जो गवर्नमेंट से डील कर रही है, आपने अलग से दे दी। डायरेक्ट क्या है, डायरेक्ट क्या है, जिससे गवर्नमेंट डायरेक्टली टैक्स उठा रही है, वो डायरेक्ट टैक्स में आ जाएगा, अच्छा इनकम टैक्स और यस, ठीक है, तो ये चीज है। अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्स को हटा के एक कॉमन टैक्स बना दिया, जीएसटी लाया गया, ताकि टैक्स ऑन टैक्स को रिमूव करा जा सके। फॉर एग्जाम्पल अब कोई एक किसान है, उसने गेहूं उगाए, मंडी में गेहूं बेच के आया, उस पर टैक्स लगा, गेहूं गया फ्लोर मिल के पास, आटा बनाने वाली मिल, उसने आटा बनाया, उस पर अलग टैक्स लगा, उस आटे से या कुछ भी आगे ब्रेड बटर कुछ भी बना, उस पे ब्रेड पे अलग टैक्स लगा, समझ आ रही है। तो अब ये सिस्टम नहीं होता, अब इसमें सारे पे टैक्स लग रहा है बार बार, अब टैक्स ऑन टैक्स लग रहा है, नहीं लग रहा, जो चीज ऑलरेडी टैक्स थी उसमें फिर से टैक्स लगा दिया। तो इससे दिक्कत आती है बेचारे कंज्यूमर्स को, कंज्यूमर्स इसमें दिक्कत आती है, उनका रेट ज्यादा बढ़ जाता है। तो टैक्स ऑन टैक्स को हटा के सिर्फ वैल्यू एडिड टैक्स लगाने, सिर्फ वैल्यू बेस्ड, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स लगाने की बात करी, कि जितना सपोज जैसे गेहूं बेच के गेहूं पे लग गया, अब गेहूं पे टैक्स नहीं लगेगा, अब जितनी मेहनत करी इसने गेहूं से आटा बनाने की, समझ रही है, उस मेहनत पे टैक्स लगेगा, बस उस मेहनत पे, ना कि पूरे सब्सटेंस पे। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, जीएसटी ने कैस्केडिंग इफेक्ट को हटा दिया, टैक्स ऑन टैक्स को हटा दिया, पूरे मार्केट में सिंगल सिस्टम, पूरे मार्केट में। अब ये टैक्स स्लैब्स जो तो होती है, 4-5 स्लैब्स जो हैं, ठीक है, 5, 8, 12, 18, 28 ऐसे करके। तो ये जो है कौन लगाता है, किसने डिसाइड करी टैक्स रेट्स, दिस जीएसटी काउंसिल। कौन सी चीज जीएसटी के अंदर आएगी, कौन डिसाइड करेगा, जीएसटी काउंसिल। कौन सी, जैसे पेट्रोल वगैरह नहीं है जीएसटी में, कब आएंगे ये डिसाइड करेंगे, समझ आ रही है। सो जीएसटी काउंसिल का ये फंक्शन है। अब क्योंकि ये चीजें स्टेट और सेंटर को दोनों अफेक्ट करती हैं, इसलिए ये स्टेट और सेंटर की कमेटी मिला के एक साथ बनाई है। तो फिस्कल फेडरलिज्म का बहुत बड़ा, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का ये बहुत बड़ा एग्जांपल है ना, दोनों स्टेट और सेंटर मिलकर बैठे हैं। इसमें जो डिसीजन लिया तो वोटिंग बेसिस पे लिए जाते हैं, जिसमें स्टेट की, सारे स्टेट की पावर होती है 2/3 और खुद अकेले सेंटर की होती है 1/3, वेटेड वोट्स का एवरेज, और फिर उस वोटिंग को काउंट करते हैं कि 2 ही बंदे ना वो, तो इसलिए उनको थोड़ी ज्यादा पावर दी है। स्टेट बहुत सारे। प्रेसिडेंट कौन होता है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। वाइस प्रेसिडेंट कौन होगा, ये लोग आपस में डिसाइड करेंगे, स्टेट वाले, है ना। जैसे मैं कैंटोनमेंट बोर्ड में बताया था, हेड इज कमांडेंट, मतलब जीओसी ऑफ दैट कैंटोनमेंट एरिया, और वाइस प्रेसिडेंट जो 8 बंदे डिसाइड करेंगे आपस में, जो इलेक्टेड हो गया। यस, ठीक है। तो ऐसा ही इसमें ये कहानी है, इससे क्वेश्चन आता है नॉर्मली कि क्या है, क्यों बनाई है, किस लिए, मेंबर्स क्या है, बता दिए, लिख लो इसको। एज पर आर्टिकल 279A द प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट द जीएसटी काउंसिल बाय ऑर्डर। कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल, कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल, कौन कौन मेंबर होते हैं इसमें। नंबर 1
यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एज द चेयरपर्सन, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एज द चेयरपर्सन. सेकंड, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फाइनेंस और रेवेन्यू, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस, इन दोनों में से कोई भी एक हो सकता है. यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस. तीसरा मेंबर, मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन, मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन, और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. समझ आ रही है कहानी? ठीक है. एक परमानेंट इन्विटी भी होता है जो वोट डालता नहीं है, बस आता है, हमेशा आता है. कौन? चेयरपर्सन ऑफ सीबीसी. द यूनियन कैबिनेट ऑल्सो डिसाइडेड टू इंक्लूड चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम. The Union Cabinet also decided to include the chairman या chairperson of Central Board of Excise and Customs as permanent invitee, non-voting. Central Board of Excise and Custom as permanent invitee without voting rights. ठीक है. वर्किंग कैसे करती है? काउंसिल बैठेगी. कब कोरम कॉन्स्टिट्यूट, कोरम क्या है इस काउंसिल में काम करने? कोरम समझो, व्हाट इज कोरम? कोरम होता है नंबर ऑफ स्ट्रेंथ एट विच द वर्किंग ऑफ अ काउंसिल कैन बी टेक्स प्लेस. इसका कोरम है 1/2. ठीक है, लिख लो. 1/2 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ अ काउंसिल इज कोरम फॉर द मीटिंग. Every decision of the council is taken by majority of, कितनी मेजोरिटी चाहिए? Not less than 3/4. 3/4 of weighted votes. 3/4 मेजोरिटी होगी तभी पास होगा लॉ कि हाँ इस स्लैब को बनाया जाए, इस स्लैब में इस आइटम को डाला जाए. Not less than 3/4 of the weighted votes of members present in voting. और वोट का शेयर बता ही दिया. लिख लो, लिखो. The central government has a weightage of 1/3 of the total vote cast. Central government has the weightage of 1/3 of the total vote cast. Second point, the state governments combined have weightage of 2/3 of the votes. Function लिखो, function of the council. The council make recommendation to center and state. The council make recommendation to center and states on the following matters. Number 1, center and states on the following matters. Number 1, the taxes, cess, surcharges. हाँ मैं मनीष यादव. What is difference between cess and surcharge? दोनों की डेफिनेशन सेम है, बस थोड़ा डिफरेंस है. टैक्स ऑन टैक्स. मान लो बिस्लरी की बोतल पे लगा 7% टैक्स, ऐसे करके टैक्स लगाया गवर्नमेंट ने. बोला लेकिन 2% ऑफ 7%. समझ आ रही है? क्या होगा आपका? स्वच्छ भारत सेस. स्वच्छ भारत को स्वच्छ करने के लिए हम सेस लगा रहे हैं उस टैक्स पे. तो टैक्स ऑन टैक्स फॉर स्पेसिफिक पर्पस, फॉर
जो पैसा उस पर्पस के लिए आएगा उसी पर्पस के लिए लगाया जाएगा, उसे सेस बोलते हैं। सरचार्ज में स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता, बस टैक्स ऑन टैक्स होता है। तो 9% होगा ना टैक्स। ठीक है, नहीं वो 2%, वो अलग से है, वो 7% का है, टोटल 9% नहीं है, वो इसका अलग से निकाला है। समझ आ रही है? जैसे 100 रुपए की चीज थी, उस पर टैक्स लगा 10 रुपए, फिर वो 10 रुपए के ऊपर 2% है मान लो, तो ये चीज है, 100 रुपए के ऊपर नहीं है वो, और 10 रुपए के ऊपर है। ठीक है, तो लिख लो, द टैक्सेस सेसेस सरचार्जेस लेवाइड बाय द सेंटर स्टेट्स और द लोकल बॉडीज दैट वुड गेट मर्ज इन जीएसटी। कौन कौन से सेसेस सरचार्जेस मर्ज होंगे जीएसटी में, ये बताएगा, रिकमेंड करेगा। Those goods and services that may be exempted from GST, क्या बताएगा? Those goods and services that may be exempted from the GST. National Commission for SCs, इसमें एटसेट्रा कर लो, कॉमन सेंस है, बाकी पढ़ लेना, एटसेट्रा कर लो, एटसेट्रा फंक्शंस में एटसेट्रा कर लो, और सारे फंक्शन नहीं लिखवा रहा। ठीक है, बेसिक है। नेशनल कमीशन फॉर एससीज। ठीक है, तो क्या हुआ था जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, अंडर आर्टिकल, अबे इधर देखो, उसको देखो, क्या देख रहे हो उसको, अंडर आर्टिकल 338, अबे सुन लो, बहुत छोटा पार्ट है। अंडर आर्टिकल 338 एक ऑफिसर होना चाहिए, स्पेशल ऑफिसर फॉर एससीज एंड एसटीज। ठीक है, ऐसा लिखा था उस टाइम कोई कमीशन नहीं था, बस इतनी सी बात थी, एक बंदा होना चाहिए स्पेशल ऑफिसर फॉर द एससीज एंड एसटीज, दोनों के लिए। दिख रहा है, दोनों का नाम है। देन फाइनली क्या हुआ, 1978 में एक अलग से एक कमीशन बनाया, नॉन स्टेट्यूटरी, मतलब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से। समझ आ रही है बात? दोनों के लिए मल्टी मेंबर, यहां पे सिंगल बंदा था, ये मल्टी मेंबर, ये दोनों एग्जिस्ट करते थे उस टाइम पे। फाइनली इसको फिर स्टेट्यूटरी कमीशन ही बना दिया। यहां तक इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है मामला यहां से कि आफ्टर दिस 65th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1990, National Commission for SCs and STs was given the constitutional status. ठीक है, by this act they are given the constitutional status that National Commission for SCs and STs, और ये ऑफिस हट गया, दिस ऑफिस खत्म, ये सब खत्म हो गया, ये सारी कहानी खत्म हो गई। यहां पे एक मल्टी मेंबर, कौन सा मल्टी मेंबर, कि ये तो सिंगल था, तो मल्टी मेंबर कमीशन बनाया गया, जिसमें 5 बंदे थे, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, मेंबर 1, मेंबर 2, मेंबर 3। समझ आ रही कहानी? चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और 3 मेंबर अलग से। ये सारे के सारे 3 साल के लिए अपॉइंट होते थे, 3 इयर्स। इतनी सी कहानी है। क्या काम है इसका? इसका काम था एसटीज और एससीज के ऊपर कोई भी सेफगार्ड के लिए उनको देखे, किसी भी कोई दिक्कत हो रही है तो ऐसा कोर्ट काम करे, ये देखे किसी के साथ कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, उसमें कोई अत्याचार तो नहीं हो रहा, डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा, उनके सेफगार्ड के लिए काम करे। कोई भी ऐसी रिपोर्ट दे जिससे कि ये पता लगे कि भाई इनका सेफगार्ड और बढ़ाना चाहिए, इस टाइप से। समझ आ रही है? एसटीज और एसटीज को सेफगार्ड के लिए इस कमीशन को बनाया गया था। उनके मेन वर्ड सेफगार्ड वाला पार्ट। एज अ कोर्ट काम करेगा जब भी किसी के पार्ट में देखेगा कि यहां पे इस एरिया में एसटीज के खिलाफ या एसटीज के खिलाफ दिक्कत हुई है, अत्याचार हुआ है, डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। ठीक है, एज अ कोर्ट उसके पास पावर किसकी है? कोर्ट की। बोले तो जजमेंट दे सकता है, किसी को भी किसी भी एरिया से बुला सकता है, समन कर सकता है, विटनेस कर सकता है, किसी को भी। कोर्ट की पावर है, सिविल कोर्ट की पावर है। ठीक है, तो ये कहानी है। ये रिपोर्ट देता है किसको? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रहा है तो सेंट्रल प्रेसिडेंट को देगा, अगर स्टेट गवर्नमेंट के बारे में दे रहा है किसको देगा? गवर्नर को देगा। समझ आ रही है इतनी सी बात? अब फनी भी चीज क्या हुई कि यहां पे एसटी और एससी कंबाइंड है और ये दोनों कम्युनिटी अलग होती हैं। एससीज आर बेसिकली दलित, जो कि डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ लाइक कास्ट एंड क्रीड, है ना, कलर वगैरह के ऊपर उनके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन करा था। बस एसटीज ऐसे नहीं है। एसटी आदिवासी, देयर द पीपल इन ट्राइबल एरियाज, इन द फॉरेस्ट एरियाज, और उनका खुद का एक हेड होता है जो अपर वाला बंदा होता है। लाइक ऑल आर इक्वल, कोई कास्ट वाला सिस्टम ही नहीं है, ऑल आर इक्वल। एक हेड होता है, क्या वो नीचे जात का होता है? नो, हेड है वो। तो एसटीज का मामला अलग है। एसटीज का सारा मामला डिस्क्रिमिनेशन से नहीं है, उनका फॉरेस्ट राइट से रिलेटेड है मोस्ट ऑफ द थिंग।
उनके कल्चर से रिलेटेड है, उनके कल्चरल वैल्यू से रिलेटेड है, वो खुद में एक कल्चर है। अगर किसी भी एक कल्चर का एक ही मेंबर बचता है तो सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर देती है उसको बचाने के लिए, कि कल्चर को बनने में करोड़ों साल लग जाते हैं, एक लैंग्वेज को डेवलप होने में लाखों करोड़ों साल लगते हैं, हजारों साल लग जाते हैं, हजारों साल, वर्ड इज हजारों, लेकिन खत्म होने में टाइम नहीं लगता। समझ आ रही है? इसलिए सरकार उस इंसान को एट द एंड कल्चर को बचा रही है। इंडिया हैज अ कल्चरल डाइवर्सिटी, बचेगी नहीं वो, ठीक है? तो उस चीज को बचा रही है, उस धरोहर को बचा रही है। तो इनका मामला अलग था एसटीज का, तो कैसे सेम बेसिस पे बचाएं, तो अलग से कमीशन बनाया गया, फिर एसटीज और एसटी कमीशन को अलग अलग करा गया, ठीक है? इसको अंडर आर्टिकल 338A और इसको अंडर आर्टिकल 338 सिंपल। जब ये बना था 2003 में, ये ओबीसीज को भी टैकल करता था। किसको करता था? ओबीसीज को भी टैकल करता था, बट ओबीसीज भी अलग है। ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस, जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनको ही फिर अलग से नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास बनाएगा। ये 3 कमीशन सेम ही मामला है, इधर उधर सारा मामला। नेशनल कमीशन फॉर एसटीज, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इसको भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया अंडर आर्टिकल 338B से। समझ आ गई? एज पर 102 अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है? 102 अमेंडमेंट एक्ट से इसको दिया गया। तो ये 3 कमीशन, कंपोजिशन सब कुछ सेम है, कोर्ट की तरह काम करेंगे, बस मैटर्स अलग अलग हैं तीनों के। तीनों के क्या है? मैटर्स अलग अलग हैं इन ईच रिस्पेक्ट। आ रही बात समझ में? ये तीनों इसलिए सेम है, बस एक डिफरेंस आता है बीसीसी केसेस में, कि यहां पे मैंने बताया नेशनल कमीशन एसटी एससी सेंटर की रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देंगे, स्टेट की रिपोर्ट किसको देंगे? गवर्नर को। लेकिन यहां पे ये सेंटर की रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देता है बैकवर्ड क्लासेस का, और स्टेट की रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को देता है, गवर्नमेंट नॉट गवर्नर, ठीक है? याद रखना इस चीज को, यहां पे डिफरेंस है बस, बाकी सारी कहानी सेम है। तो एक लिख लो, बाकी समझ जाना अपने आप ही। लिख लो नेशनल कमीशन फॉर एससीज के बारे में लिखो। अब एक एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा कमीशन नहीं है, एससी वाले ही एंग्लो इंडियन को देखते हैं, इनके खिलाफ जो सेफगार्ड्स हैं नेशनल एससी ही देखेगा, ठीक है भाई कहानी? लिख लो हल्का सा, लिखो, डायरेक्टली लिखो। द 65th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1990 प्रोवाइडेड फॉर द 65 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1990 प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ a high level multi-member national commission for SCs and STs, a high level multi-member commission, high level national commission for SCs and STs, and given constitutional status, and it is given constitutional status. Again in 89, again by 89 Constitutional Amendment Act, again by 89th Constitutional Amendment Act, National Commission for SCs is bifurcated and becomes separate body, NSSC बन गया, ठीक है? NCSC और NCST अलग बना दिया, bifurcated into 2 parts, National Commission for SCs and National Commission for ST. ST वाले में 338A और SC वाले में 338। समझ आ गई कहानी? अभी कहानी समझ आ रही है? आ गया। इतनी सी बात है। इनके मेंबर लिख लो। तो बेसिकली 2004 में आया ये मामला, 2003 में होता है अमेंडमेंट, तो 2004 में नेशनल कमीशन फॉर एससी बना। लिखो कि द कंपोजिशन ऑफ NCSCR, द कंपोजिशन ऑफ NCSCR, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन एंड 3 मेंबर्स, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन एंड 3 मेंबर्स, टोटल 5 हो गए। अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट करेंगे इनको, अपॉइंट फॉर 3 years, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट फॉर 3 years, ठीक है? फंक्शन लिख लो हल्का सा, बस एक फंक्शन लिखवा रहा हूं, बाकी समझ जाना। फंक्शन इज टू इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर, टू इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर
all matters, to investigate and monitor all matters relating to the constitutional and other legal safeguards, all matters related to the constitutional and other legal safeguards for the SCs to present to the President annual report. भैया प्रेजेंट है To present to the President annual report for the working of safeguards for SCs. President places all such reports before the Parliament. President सारी रिपोर्ट कहाँ रखेगा? पार्लियामेंट में. और जो भी स्टेट से रिलेटेड रिपोर्ट होगी प्रेसिडेंट किसको दे देगा? स्टेट गवर्नमेंट. यस, गवर्नर गवर्नर गवर्नर. गवर्नमेंट बोला था आपने. अबे एससी के केसेस में गवर्नर है, एसटी के केसेस में भी गवर्नर है, ओबीसी के केसेस में गवर्नमेंट है. ठीक है, समझाए? गुड. प्रेसिडेंट shall give the report to the state governor. The commission act as the court. The commission is also act as a court for investigating and inquiring any complaint. ठीक है, तो एससीज वाला है. एनसीएससी, एनसीएससी जी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट ऑल्सो कास्ट है, क्लासेस है. क्लासेस कास्ट है भैया. क्लासेस शेड्यूल क्लासेस और शेड्यूल कास्ट क्लासेस होती है, लेकिन कास्ट हम बोलते हैं. ठीक है, हम कास्ट बोलते हैं, क्लासेस होती हैं. वैसे कास्ट कोई क्या शेड्यूल थोड़ी हो सकती है? सोचो ना खुद ही. कॉन्स्टिट्यूशन कभी शेड्यूल कास्ट नहीं वर्ड यूज करती. कास्ट एक खुद में ही डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा, लेकिन जनरली होता वही है कि एट द एंड रिजर्वेशन कास्ट के बेसिस पे दिया हुआ है हमने कहीं ना कहीं. समझ आ रही है? क्लासेस होती हैं, हमेशा वर्ड क्लासेस यूज करना. समझ आ रही है? तो ये कहानी है आपकी. और कोई डिफरेंस नहीं है ना भैया?